So I would request Dr. Ramya to start the presentation. Yes. Thank you, sir. And good morning to all of you who have joined for this presentation. And thank you to CIIMS TOPS and Sai for this opportunity to deliver this presentation on prevention of weightlifting injuries. I hope I'm audible and visible as well. Yes, you are audible as well as visible. Thank you, sir. All right, I'll start with my presentation. I request all of you to kindly mute yourselves, and only if there is any question, please unmute. So, yes. Just a minute, sir. All right. Fine. We begin from here. I'll try to be bilingual. If there is anything technical, then you can interrupt me and ask the questions, or even at the end, it would be appreciated. All right. So आज हम देखेंगे weightlifting injury prevention. I assume कि हमारे साथ first of all I would like to welcome all the weightlifting athletes and coaches and my fellow physiotherapists and other scientific support staff and the members of top CIIMS. So जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है, आपको वेट लिफ्टिंग में जो एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट है, काफी हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट है और इसमें काफी सारी इंजरीज के चांसेस होते हैं, इसलिए हम एक एक करके जो आपके इम्पोर्टेंट इंजरीज हैं वो कैसे होती है, उनका मैकेनिक्स क्या होता है, साथ ही वो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे. ऑलराइट, ठीक है. सो पहले हम देखेंगे कि ये इंजरी स्पेक्ट्रम क्या होता है, एज इन टू से कि इंजरीज कौन सी टाइप की होती है और कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पिरामिड जानना जरूरी होता है कि इंजरी का मैकेनिज्म क्या है. कोई भी स्पोर्ट में हो, ये इंजरी का मैकेनिक्स सेम रह जाता है. एज इन फर्स्ट है हमारे पिरामिड में बेसिक बेसलाइन में ओवरलोड. ओवरलोड हो सकता है तब जब आप हद से ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो, या तो आप बहुत सारे रिपीटेशंस कर रहे हो, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लिफ्ट कर रहे हो, तो फिर ये होता है ओवरलोड, अपनी कैपेसिटी से बाहर. ओके, आपका कंपटीशन आ रहा हो, आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है, कोई भी रीजन हो सकता है. सेकेंडली, अगर आप ओवरलोड कर रहे हो तो उस वजह से क्या होता है, फैटिग तो आ ही जाती है. जनरलाइज बॉडी फैटिग हो सकती है, या तो मसल फैटिग हो सकता है. आपने 100 बाइसेप्स कर्ल कर लिए और उसके बाद आप स्नैच कर रहे हो, तो आपका बाइसेप्स तो फैटिग्ड ही होगा और उस वजह से शायद आपके स्पाइन पे लोड आएगा, बिकॉज आपका बाइसेप्स उतना काम नहीं कर रहा है. एंड ये है द थर्ड पार्ट, दैट इज कॉम्पेंसेशन. एक मसल अगर काम नहीं कर रहा तो दूसरा मसल ओवरलोड हो जाता है. बाइसेप्स काम नहीं कर रहा तो लैट्स आपके ओवरलोड हो जाते हैं. लैट्स फैटिग हो गया तो फिर आपका बैक मसल ओवरलोड हो जाता है. एंड फाइनली आते हैं टेक्निकल एरर्स. जैसे अगर आपको करना है जर्क और उसमें आपको चाहिए फुल 180 डिग्री शोल्डर का एलिवेशन, पर आपके लैट्स इतने टायर्ड हैं, इतने ओवर यूज है कि वो टाइट है, इसलिए आप 180 तक जा नहीं पा रहे, तो फिर आप कॉम्पेंसेट करोगे अपने बैक बेंडिंग से. सो दैट इज अ टेक्निकल एरर. ठीक है, तो फिर ये एक स्पेक्ट्रम है, फैटिग, ओवरलोड, कॉम्पेंसेशन एरर्स, और इन सारी चीजों की वजह से होता है इंजुरीज. और वो कौन सी इंजुरीज है, ये आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं. दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट इंजुरीज. बहुत सारी होती होंगी, जो मेजर इंजुरीज है वो ये है. स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क इंजुरीज जो आपके स्पाइन में होती है, उसके बाद आता है एक्िलीज टेंडिनाइटिस जो काफ मसल की टेंडन जब खींचती है. आईटी बैंड स्ट्रेन
जो आपके थाई का बाहरी किनारा होता है वहां पे आपका जो मसल खींच जाता है। उसके बाद है पटेला टेंडिनाइटिस, जो नी के निचली भाग में आपका टेंडन खींचता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, टेनिस एल्बो, एल्बो के बाहरी किनारे पे जो स्ट्रेन आती है। एंड लास्टली शोल्डर स्लैप इंजरी, जो शोल्डर में कार्टिलेज इंजरी होती है। ऑलराइट, हम एक एक करके सारी इंजरीज देख लेंगे। पहले हम देखेंगे डिस्क इंजरीज। सारे वेट लिफ्टर्स इससे बहुत ही कॉमनली परिचित होंगे, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा या आपके कोलीग्स में देखा भी होगा। तो बेसिकली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है आपका डिस्क है। अंदर जो है एक जेली जैसा पोर्शन होता है न्यूक्लियस, और उसके बाहरी किनारे पे सर्कुलर फाइब्रस मटेरियल होता है जो आपके डिस्क को स्पाइन के दो बोन्स के भीतर पकड़ के रखता है। और ये डिस्क आपके स्पाइन को देता है फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग, जो भी आपकी मूवमेंट्स होती है। ठीक है, और उसके पीछे आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और साइड साइड में दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड की स्पाइनल नर्व्स। ये रहा आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर। और अगर आपके डिस्क में कोई दबाव आए या कोई आपका डिस्क खिंच गया, तो अगर आपका डिस्क बाहर की तरफ जाके ऐसे नर्व को दबा देगा। ठीक है, और तब आपका पेन स्टार्ट होगा, चाहे आपके बैक में हो या लेग के पीछे भाग में आपका पेन आ रहा हो सकता है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के डिस्क बल्जेस हैं। ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ये तो माइनर है, ये तो हम सभी में होगा, शायद हम सिम्टम्स दिखा भी नहीं रहे होंगे, बट हमारे डिस्क थोड़े थोड़े बल्ज हो चुके होंगे, बट इतना सिम्टोमेटिक तो दिखेगा नहीं। अगर डिस्क बहुत ज्यादा बाहर आने को स्टार्ट हो जाए, प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन जो कहते हैं, जो उसके जो डिस्क की सीमाओं से बाहर आ जाती है, तब आपका पेन तेज हो सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है आपके मूवमेंट्स में। और फिर फाइनली जो बाहर आके नर्व से दब जाए, तो फिर आपका स्टार्ट होता है सायाटिका, विच मीन्स कि आपके बटक्स में, थाइज में, काफ में, बैक ऑफ द लेग या साइड ऑफ द लेग ऐसे खींचने वाली रेडिएटिंग पेन आपको महसूस होगी। दैट इज इन द लेटर स्टेजेस, जब आपका मसल और नर्व डिस्क की वजह से इरिटेट हो जाएगा। तो हम फीचर्स देखेंगे। डिस्क कंप्रेशन किस हाल में होता है? हाई लोड, हम पहले ही देख चुके हैं कि आप हद से ज्यादा वेट उठा रहे हो, अपने कैपेसिटी से बाहर ज्यादा रेपिटेशंस कर रहे हो, या तो रेस्ट पीरियड कम ले रहे हो। ऑल द थ्री केस सिनेरियोज, आपका बैक पे लोड आ रहा है, तो अगर आपके बैक मसल्स वो लोड नहीं ले पा रहे, और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपका कोर स्टेबल नहीं है, तो आपके डिस्क पे लोड जरूर आएगी। एंड पेन आपका होता है शार्प एंड शूटिंग पुलिंग टाइप ऑफ पेन, जो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये ना आपको सोने देता है ना ट्रेन करने देता है, एंड रेडिएट होता है कभी कभी एक या दोनों लेग्स पे, अगर नर्व आपकी दब रही हो तो। एंड आपके बैक मसल्स, काफ, हैमस्ट्रिंग सारे में स्पाजम आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, छूने पे टेंडरनेस हो सकता है। एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डेडलिफ्ट करो या तो फर्स्ट पुल करो आपके स्नैच के लिए या क्लीन के लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। और आपका पोस्चर भी ऐसे चेंज हो सकता है, जो आप पहले पिक्चर में देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा आर्चिंग हो रही है उस बंदी में, और सेकंड पिक्चर में बैक फ्लैट हो गया। ये कॉम्पेंसेशन होता है आपके बैक में अगर डिस्क का इशू हो तो। फाइन, तो आप ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगर आप जब ये डेडलिफ्ट कर रही है, तो जब आप वेट बारबेल उठा रहे हो, आपका बैक राउंडेड है, देखो ऐसे अगर आप राउंडेड बैक से उठा रहे हो तो क्या होता है कि आपका बैक ओवरवर्क करता है। एक तो आपका बैक स्ट्रेटन करना पड़ता है, ऊपर से बारबेल का वेट उठाना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई दैट बिकम्स हाईली लोडेड। ये आप वीडियो में देख सकते हो, जो बंदा काफी अनस्टेबल बैक के साथ वो बारबेल उठा रहा है डेडलिफ्ट में और फिर हाइपर एक्सटेंड कर रहा है। तो फ्रॉम एन एक्सट्रीम ऑफ बेंडिंग टू एक्सट्रीम ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग टू बैकवर्ड बेंडिंग, लोड बहुत ज्यादा आ जाती है। एंड देन हाइपर एक्सटेंशन, जो आपको करनी पड़ती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ सेकंड पुल, जो आप देख सकते हो, जो हाइपर एक्सटेंशन होती है, तो डिस्क बहुत ज्यादा मूव हो जाता है और क्रश हो जाता है आपके स्पाइन में। एंड जब आप लोअर भी कर रहे हो, तो आप बारबेल एकदम से फेंक दोगे तो उसके ऊपर आपका स्पाइन बहुत जर्क हो सकता है, एंड दैट आल्सो कैन कॉज अ प्रॉब्लम। एंड लास्टली ब्रेथ होल्ड, आप अगर बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हो तो ब्रेथ होल्ड करके उठाते हो, तो फिर आपका एब्डोमिनल और स्पाइनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट आल्सो कॉजेस अ बल्जिंग ऑफ द डिस्क। ये सारे कॉजेस हैं आपके डिस्क इश्यूज के। प्रिवेंशन इज वेरी सिंपल, जो आप गलतियां कर रहे हैं उसे सुधारना चाहिए। डेडलिफ्ट में
आप जानते हैं सभी कि आपका बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए एज कंपेयर टू, ये एंगल बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राउंडेड बैक के साथ आप लिफ्ट नहीं कर सकते। ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग अ बैक स्क्वाट, अगर आपका हिप या एंकल रेंज कम है तो आप बैक बेंड करके रेंज गेन करने की कोशिश करोगे, वो आपके बैक पे लोड जरूर आएगी। एंड जब आप वेट पकड़ भी रही हो तो उस टाइम अगर आपका शोल्डर्स फॉरवर्ड है, नेक फॉरवर्ड है, तो आपका बैक लोड हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर आप अपना कोर स्टेबल रखते हो, नेक एंड शोल्डर स्ट्रेट रखते हो, तो दैट इज मच मच easier on the spine. And belts are very very essential. Most of you all हमने देखा है कि आप कंपटीशन के वक्त पहनते हो, ट्रेनिंग के वक्त भी अगर आप पहनोगे, अगर आपके बैक में इशू है तो अच्छी खासी सपोर्ट आपको बेल्ट से मिल सकती है। ओके, एंड ब्रीदिंग आपको कंट्रोल रखना जरूरी है, और वो तभी आएगा जब आपका कोर कंट्रोल अच्छा होगा। सेकेंडली, आपका ग्लूट्स, अगर आप ग्लूट्स कंट्रोल अच्छा रख रहे हो तो आप जब बेंड कर रहे हो या हाइपर एक्सटेंड कर रहे हो तो आपका स्पाइन स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रादर देन एडिंग द लोड ऑन द स्पाइन। एंड जर्की स्पाइनल मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सडनली उठा रहे हो एंड फिर सडनली फेंक रहे हो, तो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इट कैन बी डैमेजिंग। फाइन, सो वी कम टू द नेक्स्ट इंजरी जो है एक्यूलिस टेंडिनाइटिस। आप सब वाकिफ होंगे, एक्यूलिस टेंडन जो है आपकी काफ मसल की टेंडन है जो जाके अपनी एडी के पिछले भाग में इंसर्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वेट लिफ्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि आपका सारा काम जो है स्क्वाट में और हील रेज में, जैसे ट्रिपल एक्सटेंशन में जब आप अपना पुल करते हो उसी में होता है, तो ये मसल जो है शॉर्टन लेंथन होती रहती है। तो इस मसल का हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इश्यूज भी इसी में आती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अगर एक बार में बहुत ज्यादा आपको लोड आ गई एंकल में, तो हो सकता है आपका टेंडिनाइटिस हो, जो इन्फ्लेमेशन होता है एक्यूट में होता है, जो टेंडन एकदम से खिंच गई या रगड़ गई बोन के साथ। अगर ये बार बार हो कि आपका फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है टेंडन का, तो फिर ये होता है टेंडिनोसिस, जो माइक्रो टेयर्स छोटे छोटे आ जाते हैं और आपका मसल जो है इनफ्लेक्सिबल टाइट हो जाता है, ठीक है, स्कारिंग की वजह से। एंड फाइनली मसल वीक होते होते रप्चर हो जाएगी, एंड देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर वेट ऑन द एंकल अगर रप्चर होती है तो, क्योंकि सर्जरी ही ऑप्शन बच जाता है। एंड वेट लिफ्टर्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंप्रेशन आ जाती है इस मसल पे जब आप फुल स्क्वाट करते हो, और जब आप सडनली रेज करते हो आपका एंटायर बॉडी वेट इस मसल के तहत ही ऊपर आ जाती है। तो दैट इज वाई इसे हम कंप्रेसिव इंजरी कहते हैं, जहां पे मसल और बोन का अटैचमेंट होता है। तो इसके फीचर्स क्या है? ये जो है मसल बेसिकली आपका जो फुट है वो नीचे की तरफ करता है, फ्लेक्स करता है फुट, ठीक है। तो आप स्क्वाट कर रहे हो तो आपका वेट बैलेंस कर रहा है, आप उठ रहे हो तो आपका वेट उठा रहा है, दैट्स द सिंपल थिंग। सो अगर आपका मसल इनएफिशिएंट है, वीक है, तो ऑब्वियसली उस पर ज्यादा लोड आएगी, इन्फ्लेम हो जाएगी। आपको फील कैसे होगा? सडन ऑनसेट पेन एट द बैक ऑफ द एंकल। आप बोलते हो हमारी काफ खिंच गई है, यहाँ पे एडी के पास हमारा पेन हो रहा है, एंड अगर टेयर हो तो ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको एक पॉप वाला साउंड आएगा कि सडनली आपका मसल टूट गया। ओके, एंड दो टाइप के जो इंजरीज हो सकते हैं, या तो मिड टेंडन हो सकते हैं जो थोड़ा ऊपर के साइड में होता है, या तो इंसर्शनल होता है जो बोन के साइड। वेट लिफ्टर्स में इंसर्शनल टाइप ज्यादा कॉमन है, जैसे हमने देखा था पहले, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ मसल विद द बोन। एंड स्टिफनेस एंड पेन जो है आपके रेस्ट के बाद अगले दिन मॉर्निंग में या स्लीप आप जब सो के उठते हो तब दिखती है, और ट्रेनिंग के साथ कम हो जाती है। तो काफी बार ये एंकल आई मीन एक्यूलिस टेंडन इंजरीज इग्नोर हो जाती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, जैसे आप देख रहे हो, अगर आपका टेंडन बहुत ज्यादा खींच रहा है, आप बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हो स्क्वाट में, इन द फर्स्ट पिक्चर आई फील दे आर ओवरलोडिंग टू मच, तो फिर अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग ज्यादा है, रेस्ट टाइम कम है, रिकवरी कम है, तो टेंडन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फोर्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो घटती जाती है। एंड फाइनली क्या होता है, टेंडन में इन्फ्लेमेशन एंड देन टेयर, यही सीक्वेंस चलता है। और जब आप टोज पे रेज हो जाते हो, दिस इज अ ट्रिपल एक्सटेंशन पोजीशन, व्हेन यू आर लिफ्टिंग द बारबेल, स्नैच करने के लिए अपने वेस्ट से ऊपर जब उठाते हो, तब ऐसा होता है कि कभी आपका टेंडन फ्लेक्सिबल ना हो तो मिड टेंडन खिंच जाएगा और वहां पे इंजरी हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपका टेंडन बार बार फ्रिक्शन हो रहा है, जो आप बार बार चाहे बैलिस्टिक वाला क्लीन या बैलिस्टिक वाला स्नैच कर रहे हो जो स्क्वाट से हो रहा है,
वैसे तो ये पिक्चर बास्केटबॉल का है, बट आप देख सकते हो इस पिक्चर में और नेक्स्ट पिक्चर में भी कि एंकल पे जब लोडिंग हो रही है तो टेंडन बहुत ज्यादा खींच रहा है और वहां पे आपका कंप्रेशन वाला इंजरी हो सकता है। डीप स्क्वाट में जब आप वेट उठाते हो इट कैन हैपन कि आपका एंकल पे लोड ज्यादा आ रहा है। फाइन। प्रिवेंशन, शू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एक्यूलिस टेंडिनाइटिस। अगर आप नॉर्मल वाला मिनिमलिस्ट शू, मतलब जिसका ज्यादा आर्चिंग नहीं हो, जिसका ज्यादा कुशनिंग नहीं हो, ऐसे वाला शू अगर आप रख रहे हो तो आपकी एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और आप बैक पे लोड करके अपना स्क्वाट बिगाड़ सकते हो। वेट लिफ्टिंग के लिए आपके जो स्पेशलाइज शूज हैं दैट हेल्प टू मेंटेन द आर्च ऑफ योर फुट और आपके मैट पे ग्रिप अच्छी देते हैं, एंड इसी वजह से आपका एंकिलिस टेंडन भी अलाइनमेंट बेहतर हो जाता है। फाइन, जब आप स्क्वाट कर रहे होते हो। नेक्स्ट इज ब्रेस। आप जो एंकल की तरफ ब्रेस लगाते हो, टेंडन प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेस भी लगा सकते हो। एंड ये हील ड्रॉप वाली एक्सरसाइज है। स्टेप के एज पे खड़े होके आपको एंकल पूरी तरह लोअर और ऊपर करना है with 30 reps into 6 sets that strengthens your Achilles tendon a lot. तो ये हम तब कराते हैं जब हमें वीकनेस दिखाई देती है Achilles tendon में। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी कम टू IT बैंड इंजरीज। आई होप आप लोग मेरे से पेस कीप अप कर रहे हो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ऑलराइट, IT बैंड वेट लिफ्टर्स का सबसे मुश्किल वाला मसल्स है। बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। बोलते रहते हैं कि हमें एंकल थाई के बाहरी भाग में खिंचाव आ रहा है, पेन आ रहा है, स्टिफनेस आ रही है। सो इसका एक कारण ये भी हो सकता है फ्लैट फुट। अगर आपका आर्च कम है फुट का तो आपकी जो लेग की रोटेशन है वो चेंज हो जाती है, आपका नी एंगल वैल्गस मतलब ऐसे अंदर की तरफ बेंड हो जाता है और तब IT बैंड अपने आप एट रेस्ट ऑल्सो खींच जाती है। और अगर आपका ऐसे बेसलाइन मैकेनिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे मैकेनिक्स के साथ अगर लोड बारबेल उठाओगे तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेसिकली IT बैंड कैसे होता है, ये आपका आप देख सकते हो बटक्स में ग्लूट्स हैं, ये आउटर वाले ग्लूट्स हैं, ये बैक वाले ग्लूट्स हैं, और वहां से ये IT बैंड ऐसे लंबी सी टेंडन जैसे आके यहाँ पे बाहरी किनारे पे इंसर्ट होता है नी के, और आपको पेन भी आती है तो नी के बाहरी किनारे पे आती है। कभी ऊपर भी आपको फील होता है क्योंकि द मसल एक्सटेंड्स फ्रॉम योर हिप टू योर नी आउटर साइड। ऑलराइट, सो हम फीचर्स उसमें जब देखने जाए तो बहुत ही शार्प और प्रिकिंग पेन होती है जो आपको स्पेशली जब आप स्क्वाट करके रेस करते हो तब आपको बहुत परेशान करती है, आपको रिस्ट्रिक्ट करती है आपका मूवमेंट। और बाहर के किनारे पे ऑफ द नी क्रैम्पिंग टाइटनेस ऐसे हो सकता है आउटसाइड ऑफ द थाई पे। एंड ये आप जो स्क्वाट देख रहे हो वो गलत तरीके का स्क्वाट है, दोनों नीज उसके अंदर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, तो उसमें IT बैंड बार बार खींचा जा रहा है व्हेन शी इज लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो इसमें फ्रिक्शन होती है आपके IT बैंड और बोन के तहत और इसी में आपका स्ट्रेन हो जाता है। तो जब आप लोडेड नी बेंडिंग कर रहे हो स्पेशली इन स्क्वाट्स विच इज मोर रेलेवेंट फॉर वेट लिफ्टर्स या तो रनिंग स्टेयर क्लाइंबिंग, तभी IT बैंड स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका जो लेफ्ट नी है, सॉरी राइट नी है, वो अंदर की तरफ गया है पूरा का पूरा क्योंकि वो लोड बेयर नहीं कर पा रही है, तो इसमें उसका IT बैंड इंजरी जरूर हो जाएगा। ओके, तो कमिंग टू द मैकेनिक्स, अगर आपका IT बैंड ओवरलोड हो रहा है, अगर आपका नी इनवर्ड कोलैप्स हो रहा है, ये स्प्लिट स्क्वाट पोजीशन में आप उसकी नी देखिए जो अंदर की तरफ मुड़ रही है जब वो बेंड कर रही है ओवरहेड बारबेल लेके, तो इसमें तो आपकी IT बैंड खींच जाएगी क्योंकि आपका ग्लूट्स काम नहीं कर रहा, इसलिए तो आपका लेग जो है डिविएट हो रहा है। और अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो और आप अच्छे तरीके से रेज नहीं कर पा रहे हो स्क्वाट से, जैसे यू कैन सी इन द राइट साइड पिक्चर, जो बंदा उठ पा रहा है लेकिन उसका जो लेफ्ट नी है वो लोड नहीं ले पा रहा है, सपोर्ट लेके उठ रहा है, उसमें भी क्या होता है कि आपका IT बैंड जरूर खींच जाएगा। प्रिवेंशन इज सिंपल, आपको IT बैंड स्ट्रेचिंग एंड फोम रोलिंग करना बहुत एसेंशियल है, स्पेशली आफ्टर योर लिफ्ट्स इन द कूल डाउन्स, ताकि उसका ओवर एक्टिविटी थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचेस, आप बेहतर जानते होंगे, दीज आर सम ऑफ द टाइप्स। सेकेंडली आपको चाहिए ग्लूट्स की स्टेबिलिटी, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वन ऑफ द एक्सरसाइजेस, देयर आर मेनी मोर। सो इस वीडियो में जो है पहले स्टार्ट होता है क्लैम्पशेल्स,
which is unloaded. उसके बाद आप रेंज बढ़ा सकते हो क्लैम्प शेल्स की। फिर थेराबैंड के साथ अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। उसके बाद साइड ब्रिज पोजीशन में सेम चीज, यू कैन प्रोग्रेस विद द थेराबैंड। ओके, सो ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी और हैं बट आई जस्ट वांटेड टू। अगर आपका आउटर ग्लूट्स का स्टेबिलिटी अच्छा हो, रिक्रूटमेंट अच्छा हो, तो आपका हिप एंड नी का कंट्रोल बहुत अच्छा होगा एंड देन आईटी बैंड विल नॉट बॉदर यू। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू पटेला टेंडिनाइटिस। ठीक है, इसमें है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, जो क्वाड्स मसल है उसकी टेंडन यहाँ पे होती है और आपके नी कैप से होते हुए नीचे उसकी पटेला टेंडन की एक्सटेंशन है। तो आपका पेन जो होता है वो नी कैप के बिल्कुल नीचे पॉइंट में ऐसे प्रिकिंग टाइप का पेन आता है, दैट इज पटेला टेंडिनाइटिस, क्योंकि वो टेंडन ज्यादा खिंच जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। ओके, सो लोअर मोस्ट पॉइंट आपके नी कैप का, वहां पे अगर पटेला टेंडन इन्फ्लेम हो रहा है तो आपको पेन आएगी। एंड वो जब भी आप वेट बेयर करोगे, स्पेशली स्क्वाट करोगे या तो लंच करोगे, तो फिर उस पर काफी ज्यादा लोड आती है एंड इसी वजह से पेन बढ़ता है। तो एग्जैक्टली ऐसे अराउंड द नी पॉइंट प्रिकिंग शार्प पेन होती है। सुमो स्क्वाट्स एंड लंजेस आर मोर अफेक्टेड बिकॉज एक साइड में वेट बेयरिंग ज्यादा होती है। जब आप लंच करते हो तो सामने वाले पैर पे आप लोड दे रहे हो, या तो सुमो स्क्वाट्स में साइड टू साइड आउटवर्ड डिविएशन में लोड दे रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो इस बंदे का नी जो है वो बाहर जा रहा है और उसी वजह से उसके नी पे बहुत ज्यादा लोड आ सकता है। I request please to mute, जिसका भी अनम्यूट हुआ हो, थैंक यू। राइट, सो इसमें क्या होता है, अगर आप बैलिस्टिक स्नैच एंड जर्क्स कर रहे हो, पावर स्नैचेस, पावर जर्क्स, तो ज्यादा आपकी नी बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है जब भी आप रेस करते हो स्क्वाट से, एंड तब पटेला टेंडन जो है घिस जाता है आपके बोन पे। ठीक है, और इसके लिए जो है आप जो जंप करके जो लोड उठाते हो, जब क्लीन करते हो या तो स्नैच करते हो, तब आपको ज्यादा फ्रिक्शन होता है एंड दैट इज व्हाई पटेला टेंडन इज कॉमनली कॉल्ड एज जंपर्स नी। ये ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है इन हाई जंपर्स एंड लॉन्ग जंपर्स जो लैंड करते हैं एकदम डिस्टेंस पे। ठीक है, एंड इसमें पटेला टेंडिनाइटिस में यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, रैपिड इम्पैक्ट लोडिंग, मतलब बहुत फास्टली इम्पैक्ट लेके आप अगर लोड कर रहे हो, वो ज्यादा हानिकारक है देन स्लो सस्टेन लोडिंग। मतलब कि अगर आप बारबेल होल्ड करके खड़े हो या फिर स्क्वाट कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप बारबेल बार बार उठा के स्क्वाट से रेस कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। फाइन, तो हर एक टेंडन का लोड टॉलरेंस लेवल होता है। जैसे हमारा आपका वेट कैटेगरी के हिसाब से लोड तो आपका मैक्सिमम होता है, आप स्नैच करोगे 85 किलोज और क्लीन करोगे 110। सो दैट इज हाउ टेंडन का भी एक लोड टॉलरेंस होता है। तो अगर आप बहुत लोड टॉलरेंस क्रॉस कर रहे हो और हाई स्पीड में स्क्वाट एसेंट एंड डिसेंट, मतलब स्क्वाट के नीचे जा रहे हो और ऊपर आ रहे हो और बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो वेरी फ्रीक्वेंटली, तो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है pushing too far and too fast. Okay, so that is what is the problem in हर एक टेंडन इंजरीज में, चाहे एक्यूलिस हो चाहे पटेला हो। और एक्सप्लोसिव लोडिंग, जैसे अगर आप अपने कंडीशनिंग में टक जंप्स कर रहे हो कि हाई स्क्वाट जंप्स में हाइट बढ़ा रहे हो या तो बॉक्स जंप्स कर रहे हो, उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा है देन डूइंग अ डिक्लाइन स्क्वाट। अगर आप सस्टेन्ड लोडिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होता, फास्ट लोडिंग कर रहे हो या फिर हाइट बढ़ा रहे हो तब प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, तो फिर आपको अगर पटेला टेंडिनाइटिस है तो आपको अपनी स्पीड और इम्पैक्ट दोनों थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो फिर यू हैव टू गो इन अ प्रोग्रेसिव वे कि आप स्टार्ट करो बहुत ही हल्के लोड से, जैसे या तो लेग प्रेसेस करो या तो नी रेजेस करो, उसके बाद हल्का हल्का प्लायोमेट्रिक्स करके फिर लोड डालना चालू करो। हर एक टेंडन में यही रूल होता है। फाइन, तो सेम थिंग लाइक आईटी बैंड, आपका हिप नी एंकल पोजिशनिंग आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप लिफ्ट करते हो। अगर आपका मैकेनिक्स ऑल्टर हो रहा है तो बोथ द पटेला टेंडन और द आईटी बैंड जो भी है लोड हो जानी है। और आपका बार जो है शुड गाइड अक्रॉस द शिन, बहुत ही क्लोज टू द बॉडी रहना चाहिए ताकि आपके नी पे और बैक पे लोड ना आए, क्योंकि अगर आप दूर से उठा रहे हो
तो आपका बैक ज्यादा बेंड होगा और नी भी ज्यादा बेंड होगा, तो लोड आपको ग्रिपिंग में ज्यादा आएगी। नेक्स्ट, बहुत ही स्मूथली बार रेस करना है, जर्क नहीं आनी चाहिए जब आप सेकंड पुल में जा रहे हो, और नी एक्सटेंशन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। जितना आप नी एक्सटेंशन पे जोर दोगे उतना पटेला टेंडन आपका फ्रिक्शन में चला जाएगा। एंड विड्थ, आपका स्टांस विड्थ जो है ज्यादा नैरो नहीं ज्यादा वाइड नहीं। अगर आप नैरो करोगे तो आईटी बैंड को इश्यू होगा, अगर आप वाइड करोगे तो पटेला टेंडन में इश्यू होगा। तो आपको आपके कोचेस के गाइडेंस से आपका स्टांस बहुत ही पक्का से डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। एंड नी गार्ड्स आप पहनते हो मोस्टली, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल टू लिमिट द रोटेशन और नी का एक्सेसिव मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट वी कम टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। हैमस्ट्रिंग बेसिकली 3 मसल्स रहते हैं हैमस्ट्रिंग्स में, 2 अंदर के साइड में और एक बाहर के साइड में, जिसका ओरिएंटेशन ऐसा होता है और तीनों मिलके आपकी हैमस्ट्रिंग्स बनती है। हैमस्ट्रिंग्स में अगर माइनर सा खिंचाव आया है तो वो पार्शियल स्ट्रेन कहलाता है, अगर हल्की सी टेयर है तो फिर पार्शियल टेयर, एंड देन कंप्लीटली एवल्शन हो सकता है, ठीक है। फाइन, तो हम फाइन, तो हम फीचर्स देखेंगे। सडन ऑनसेट पेन होती है आपके बैक ऑफ द थाई में, जब हैमस्ट्रिंग खींच जाती है तो बहुत, आप जान सकते हो, आपको लोड उठाने की हिम्मत नहीं होती, यू हैव टू ड्रॉप द वेट्स। बहुत ही कैचिंग और क्रैम्पिंग टाइप की पेन होती है, और कई बार कोलैप्स भी हो जाते हैं। एंड अगर सीवियर मसल डैमेज है तो आपको ब्लीडिंग और ऐसे ब्रूजिंग कॉन्ट्यूजन टाइप भी दिख सकती है हैमस्ट्रिंग में। एंड अगर फ्रैक्चर हुआ तो फिर वो कंप्लीट टेंडन टेयर भी हो सकता है, ठीक है। एंड जब आप जर्क, स्नैच, डेडलिफ्ट जो भी कर रहे हो और आपको टर्मिनल लिफ्ट्स में जब आप अपना नी एक्सटेंड कर रहे हो तभी जाके हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम होती है। जैसे बंदे ने पूरा वेस्ट तक उठाया है एंड दैट टाइम आपका हैमस्ट्रिंग सबसे ज्यादा इंजोर होने की संभावना है। ऑलराइट, तो फिर अगर आपका ग्लूट्स काम नहीं कर रहा, हिप आपका स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो हैमस्ट्रिंग पे ओवरलोड आ जाता है जब आप स्क्वाट से रेज करते हो, और तभी वो आइदर आपके हिप पे या तो नी पे, दोनों जगह से खिंच जाती है। हैमस्ट्रिंग ओवरलोड इसी को कहते हैं। जैसे ये बंदा उठ रहा है तो फिर काफी उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, नी के तहत ही उठ रहा है, नॉट विद हिज ग्लूट्स। और अगर आपने बहुत ज्यादा स्पीड से डेडलिफ्ट कर लिया तो आपका हिप और नी दोनों कंट्रोल नहीं कर पाएगा हैमस्ट्रिंग, इट एक्ट्स एज अ ब्रेक। तो इसके लिए तो ओवर लेंथन हो जाता है, एंड देन इट कैन आल्सो टेयर व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ सडन डेडलिफ्ट। ओके, सो प्रिवेंशन के लिए आप लोग रेगुलरली काफी इंपॉर्टेंटली ये करते हो। हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फोम रोलिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली आफ्टर योर लिफ्ट्स टू रिलैक्स योर हैमस्ट्रिंग्स। उसके अलावा 3 एक्सरसाइजेस हैं जो काफी रेलेवेंट हैं, जो आपको काफी हेल्प करेंगी। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एन एक्सटेंडर, जो बेसिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। लाइंग डाउन में आपको अपना नी एक्सटेंड करके जो करना होता है, ठीक है। सेकेंड वन बोलते हैं डाइवर, इसमें काफी स्टेबिलिटी लगती है आपके कोर और ग्लूट्स की, और फिर आपको इस तरीके से अपना बैक पूरा पैरेलल लाना पड़ता है टू द ग्राउंड। एंड देन द लास्ट वन इज कॉल्ड एज डाइवर, ये है जो लंज पोजीशन में आपको स्लाइड करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपके बैक लेग की हैमस्ट्रिंग्स खींच जाए, राइट। एंड इसके बाद नॉर्डिक, ये तो आप जानते ही होंगे, मैं जस्ट आपको वीडियो दिखा दूं। कोई पर्सन आपका लेग स्टेबलाइज कर रहा हो, या तो आप लोड रख सकते हो आपके फुट पे, एंड आपको फ्री फॉल करना है एंड हैमस्ट्रिंग के तहत ही ऊपर उठना है। तो इसमें हैमस्ट्रिंग्स का लेंथन शॉर्टन दोनों कंट्रोल आ जाती है, ठीक है। So these are some basic hamstring exercises. Coming now to the upper extremity, starting with the tennis elbow. Elbow is also very relevant in weightlifters, क्योंकि आप लोग जब भी ओवरहेड मूवमेंट करते हो तो अगर आपका एल्बो में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कम है तो ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर लोड हो जाएगा, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लगती है एल्बो की व्हेनेवर यू आर जर्किंग और स्नैचिंग बियॉन्ड द शोल्डर लेवल। तो दैट्स व्हाई टेनिस एल्बो में क्या होता है, आप लोग सब कॉमनली हर एक स्पोर्ट्स में इंजरी लगभग होती है, तो आउटर साइड ऑफ योर एल्बो में टेंडन खिंच जाती है, एंड इसी वजह से वहां पे स्ट्रेन आ जाता है आपको। कभी कभार लिगामेंट्स भी खिंच सकती है, इट कुड बी आइदर, लेकिन आउटर साइड ऑफ द एल्बो से आपको पेन होती है एंड आप लोड नहीं कर पाते। तो इट कुड बी पेन, बर्निंग या एक,
जो आपकी रिस्ट ऊपर की तरफ खींचती है वो वाली मसल आपकी डैमेज हो जाती है। ओके, एंड कभी तो अगर रेडिएट भी हो सकता है, आपके पूरे फोरआर्म में या रिस्ट में वीकनेस या पेन आ सकती है। ठीक है, एंड इसमें जो रेलेवेंट पॉइंट्स है वो ये है कि आप सडनली फोर्स या लोड इंक्रीज नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से अगर आप बारबेल को ग्रिप करके ट्विस्ट कर रहे हो, जब रिस्ट फ्लिक कर रहे हो, या तो ओवरहेड में आप जब ग्रास्प कर रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा बाइसेप्स कर्ल्स, आइसोलेटेड मसल का मूवमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें कैन कंट्रीब्यूट टू योर टेनिस एल्बो। ओके, सो प्रिवेंशन, आप मैकेनिक्स देखोगे तो इसमें है कि टू मच वेट टू सून, हर एक में ऑलमोस्ट यही है कि अगर आप आज आपने 100 उठाया, कल आप 105, परसों 110, तो अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोड इंक्रीज कर रहे हो तो आपका एल्बो सह नहीं पाएगा। लाइकवाइज अगर आप बाइसेप्स कर्ल एक्सेसिवली कर रहे हो तो फिर बाइसेप्स फैटिग हो जाएगी, और फिर जब आप स्नैच कर रहे हो तो फिर बाइसेप्स काम नहीं करेगा, तो आपको रिस्ट को बाइसेप्स का एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ओके, एंड देन अगर आपका शोल्डर मसल स्टेबल नहीं है तो फिर ओवरलोड एल्बो पे ही आनी है, बाइसेप्स पे ही आनी है, एंड देन आउटर एल्बो पे आपको पेन आ सकता है। एंड आप बहुत ज्यादा क्लोज बाय ग्रिप अगर पकड़ रहे हो तो आपकी रिस्ट ओवरलोड हो जाती है, जैसे आप इस बेंच प्रेस में देख रहे हो कि बहुत नजदीक से पकड़ा है, तो उसमें भी आपका एल्बो इंजूर हो सकता है। एल्बो कंप्रेशन स्लीव्स, ये आपके टेंडन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, आपका एल्बो स्टेबल रखती है, दैट यू कैन यूज व्हेन यू आर लिफ्टिंग। एंड ये कुछ एक्सरसाइजेस है, इसको ग्रिपिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। आप दोनों साइड में डंबल पकड़ के अपना एल्बो लोड करके यू वॉक, दैट्स हाउ इट लोड्स। पुशअप्स में खासकर प्रॉब्लम होती है क्योंकि रिस्ट जब ऐसे बाहर ऊपर की तरफ खींच जाता है तो मसल भी लोड होती है, तो आपको पुशअप्स मॉडिफाई करने भी आने चाहिए, कंप्रेशन कम करना चाहिए रिस्ट पे। एंड अदर देन दैट रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये बेयर क्रॉल वाली एक्सरसाइज हो या तो ऑफलोडर्स ऑफ सिंगल रिस्ट आप कर सकते हो। This is our last injury, shoulder pain, which is slap tear. Slap is basically superior labrum, anterior posterior. Labrum का मतलब है जो आपके शोल्डर के अंदरूनी भाग में जो एक कार्टिलेज टाइप या कुशनिंग टाइप, जैसे आपके स्पाइन में डिस्क होता है, शोल्डर में लेब्रम होता है, सेम है, कार्टिलेज टाइप है जो आपके शोल्डर की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर उस कार्टिलेज में ऊपर के भाग में ऐसे टेयर आ जाए तो उसे स्लैप लीजन कहते हैं। और वो क्यों आती है? क्योंकि आपकी बाइसेप्स की जो टेंडन है उस कार्टिलेज से अटैच्ड होती है और बाइसेप्स काफी खींचता है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कार्टिलेज भी टेयर हो जाती है। ठीक है, तो it provides stability and cushioning for the shoulder और it is attached to the biceps tendon। तो जितना आप biceps overload करोगे आपका शोल्डर भी उतना ही खिंच जाएगा एंड यू कैन एंड अप विद दिस पेन। ओवरहेड एक्टिविटीज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड आपका ज्यादा से ज्यादा स्नैच एंड जर्क इज इन ओवरहेड ओनली। जब आप हाई स्पीड में लिफ्ट करते हो, लोड ओवरहेड मेंटेन करते हो, तो आपके शोल्डर पे उस कार्टिलेज पे काफी ज्यादा लोड आ जाती है। एंड क्या होता है कि whenever you're lifting, अगर टेयर उसी टाइम हो रही है जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो फिर सडनली आपको एक पॉप या जर्क आपको फील होगी, लॉक हो सकती है आपकी एल्बो और आप ऊपर तक उठा नहीं पाओगे। ओवरहेड बहुत ही मुश्किल हो जाती है, पेन इंस्टेबिलिटी फील होती है आपको जब आप ओवरहेड उठा रहे हो तो। एंड देन हाउ डू वी प्रिवेंट दिस? अगेन टेक्निक, अगर आप बेंच प्रेस में बिलो द नेक लेवल बारबेल लोअर कर रहे हो तो दैट इज नॉट द राइट वे, क्योंकि आपके शोल्डर पे काफी नीचे तक लोड आ जाती है और आपका जो मसल्स एंड द कैप्सूल है वो खींच जाता है। सेकेंडली, आप डेल्टॉइड फ्लाइज कर रहे हो, लैट्स पुल डाउन कर रहे हो, बट आपके रोटेटर मसल्स जो है, जो स्टेबिलिटी मसल्स है, उन पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी शोल्डर स्टेबिलिटी तो रहेगी ही नहीं, बस आपके मसल्स बल्कअप हो जाएंगे और फिर आपका शोल्डर मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लिफ्टिंग टू हैवी, अगेन अगर आप बहुत ज्यादा बेंच प्रेस हैवीली कर रहे हो तो फिर आपके कैप्सूल पे, आपके लिगामेंट पे, आपके कार्टिलेज पे बहुत ज्यादा लोड आ जाती है एंड जब कैप्सूल या लिगामेंट फट जाता है तो आपको जो बोन है उसकी मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाती है एंड देन इसी को हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं। फाइन। एंड अगर आप बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेस एंड ब्लैक स्क्वाट्स कर रहे हो तो बारबेल की लोड डायरेक्टली आपके शोल्डर पे आ रही है एंड दैट
ऑल्सो कैन डैमेज योर बाइसेप्स और आपका रोटेटर कफ। तो फिर जब आप ऐसे कर रहे हो तो अगर बाइसेप्स आप ओवरलोड करके आपका बाइसेप्स डैमेज हो रहा है, सेकेंडली आपका शोल्डर का कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। एंड ग्रिप चेंज ओवर अंडर हैंड टू ओवर हैंड जब आप कर रहे हो तो फिर शोल्डर रोटेशंस एक्सेसिव हो जाते हैं एंड आपका रोटेटर कफ भी डैमेज हो जाता है। So lats pull down and military presses, you should not behind the neck position avoid करना चाहिए while you are lowering the barbell. Okay, और अगर आप फ्रंट ऑफ द नेक पुल डाउन कर रहे हो फॉर द लैट्स तो आपका बॉडी जो है 30 डिग्रीज ऑफ बैकवर्ड इंक्लिनेशन होगा, तो आपके लैट्स और शोल्डर्स दोनों प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड इन द शोल्डर प्रेस स्टार्ट एट द ईयर लेवल, ठीक है, एंड एंड एट द ओवरहेड पोजिशन। बिलो द नेक लेवल जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो शुड नॉट बी डन। एंड एल्बोज बिहाइंड द ट्रंक इन चेस्ट बेंच प्रेस इज नॉट अलाउड। जस्ट चेस्ट लेवल तक एल्बोज लाने, अगर आप बहुत पीछे की तरफ जाओगे तो आपके बैक ऑफ द शोल्डर पे लोड आएगी। सो बेसिकली आपको अपना लेवल ऑफ द बेंच प्रेस माइंड करना चाहिए, चेस्ट लेवल तक, डू नॉट गो बिहाइंड द चेस्ट लेवल, एंड लोअरिंग द बारबेल बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से, एंड रिक्लाइन द बॉडी टू एटलीस्ट 30 डिग्रीज टू प्रोटेक्ट योर शोल्डर। All right, so these are our injuries, and very briefly 2 slides on warm up and cool down just to know, make you know the importance of it. Warm up किस लिए हम करते हैं? To gradually increase the physical activity, mental and physical preparation to prepare for the intense sporting activity. इसमें आप stretches करते हो, low intensity aerobic activities, mobility exercises, mental preparation, which is also very important. You have to imagine कि आप कितना load उठाओगे, कैसे उठाओगे, especially in a competition. So that is very very essential. And uses क्या है warm up के? आपका blood circulation and body temperature, body को heat up करने के लिए basically, and muscles and ligaments की flexibility. Increases the concentration, improves the speed and timing, mind body awareness, आपको इतना वेट इस ट्रायल में कैसे कब उठाना है और कैसे बॉडी पोजिशनिंग रखनी है, कैसे ग्रिप करना है, ऑल दैट। अल्टीमेटली इंजरी प्रिवेंशन, सो के उठ के कोई वेट उठाएगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होगी, इंजरी होना बहुत ही कॉमन है। सो फ्यू वार्म अप एक्सरसाइजेस आप लोग बेहतर ही जानते होंगे, बट इट माइट बी यूजफुल फॉर यू। So wrist circles for the wrist flexibility, elbow circles, shoulder swings, freestyle bounces, arm circles, trunk rotations, hip circles, back flexibility, knee, leg swings, yes, and squats. All right, so and next is आपका lifting specific warm up अलग होता है। तो overhead split squats first, TheraBand resisted साइड वॉकिंग जो आपके ग्लूट्स पे बहुत अच्छा काम करता है, आपकी आईटी बैंड इंजरीज के लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, स्नैच प्रेसेस, and overhead squats. All right, last coming to the cool down. कूल डाउन किस लिए करते हैं? आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी पूरी हीट अप हो गई है, तो यू हैव टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द नॉर्मल टू प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज। इसलिए आपको स्ट्रेचिंग, मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलीज, ये चीजें आप हॉल में करते हो। अब आफ्टर द हॉल आपको चाहिए होता है रिकवरी, विच इज स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रिलैक्सेशन एंड हाइड्रेशन। ये बहुत जरूरी होता है, एंड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपका जो हार्ट रेट है एंड ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज करने के लिए, एंड रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, कूलिंग करने है स्वेटिंग इंड्यूस करके, एंड इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस द मसल स्टिफनेस एंड सोरनेस, एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग। आपकी मसल जो है
वो इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत बहुत एसेंशियल होती है, बोथ वार्म अप एंड कूल डाउन. Fine. So last video is on cool down. Neck stretches, shoulder stretches, shoulder capsule stretch, quad stretch, back stretches, back mobility, thigh stretch, spinal stretch, straight leg raise, sit and reach, or body stretch, back and front, and side stretch. All right. Thank you. I conclude my presentation here. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बोलना चाहते हैं, I'll be happy to know that and answer. Thank you very much for your kind listening and patient hearing. Thank you, Dr. Ramya, for this wonderful session. So I Thank you, would sir. request if anyone has any question, please may ask. Otherwise, we will stop this session. I have some questions in the chat box, sir. So please answer those questions. Yes, yes. Miss Sampa Saini, what causes feet pain happening and why? What is the remedy? Sampa madam, क्या आप unmute करके पूछना चाहेंगी? Is she there? Hello. Hello. Yes, yes. Yeah. Sampa madam, good afternoon. Good afternoon. Yes, ma'am. मेरे को एक क्वेश्चन करना था आपका. जी मैम. बहुत सारे बच्चों का पूरा एजेड जो हो जाता है उनका फीट पेन बहुत पेन होता है एंड कंटिन्यू पेन होता है, तो Yes. उनका क्या रेमेडी है? Okay, मैडम. सबसे पहले मेरे को ये बोलना है, एक मिनट. जी सबसे मैम. पहले मेरे को आपको थैंक्स बोलना है और Okay, आप बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया बाकी जो, बट Thank ये you. क्वेश्चन मेरा चाहिए था इसीलिए Yes, मैं yes. आपको पूछा. थैंक यू मैम, थैंक यू. वैसे फीट पेन जो है मैम, आप मतलब कहाँ फीट पेन बता रहे हो? जैसे पीछे के हील पे या फिर जनरलाइज्ड फुट पेन? नहीं नहीं, पूरा पैर का जो नीचे है ना, पैर का जो नीचे वाला पोर्शन है, Yes. इसका पेन. ओके मैम. तो क्या होता है, जैसे मैंने अकिलिस टेंडिनाइटिस में बताया था, तो उसमें एक तो वेट लिफ्टिंग शूज से डेफिनेटली हेल्प होता है, बट उसके बाद भी अगर बहुत लोगों का क्या होता है, स्क्वाट कर करके लोड उठा के जो है फ्लैट फुट में चला जाता है, अगर हो भी ना तो भी उसका आर्च डिप्रेस हो जाता है, और इसी वजह से जो लोडिंग जो है, फुट की ग्रिपिंग है, वो खराब हो जाती है. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि या तो सामने के किनारे पे पेन आ गया, जो हम फुट टोज पे आ गया पेन, या तो हील पे आ गया, जिस जहां जहां लोडिंग होती है वहां वहां पेन आना चालू हो जाता है. ठीक है मैम. तो इसके लिए रेमेडी यही होगी कि एक तो पहले उनका काफ की फ्लेक्सिबिलिटी और काफ का स्ट्रेंथ, ये दोनों ठीक होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो शिन में जो मसल्स आती है, जो फुट के ऊपर से जो आती है, उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और जो ये है, वो आपको अच्छे से, शिन स्प्लिंट्स भी हो सकता है तो वो भी प्रिवेंट करना होता है. सेकेंडली, जो पैरों में छोटी छोटी मसल्स होती है मैम, हम उन्हें इंट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं, उस मसल्स पे, उनके कंट्रोल पे वर्क करना बहुत जरूरी होगा. ठीक है. तो फिर उसके लिए जो है ग्रिपिंग वाली, टो ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस, टो रेजिंग एंड ऑल दैट, अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, तो उस पे हमें वी हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू. यस मैम. सो इट इज बेसिकली फुट के इंट्रिंसिक छोटे मसल्स पे काम करना जरूरी होगा, यही है. अच्छा, ओके. यस. ठीक है. थैंक यू मैम. आई होप यू आंसर्ड योर क्वेश्चन. वेलकम. यस मैम.
Yes. Any other questions? Next is there was a question, one more question. Remedy and how to recover from shin splints. Rhoda Franklin. Sir, can you unmute and Yes, ask? ma'am. Oh, sorry. I'm sorry. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah. Normally, beginners have these shin splints, Mhm, but and when they do on hard surface, it continues, mhm. and they don't have access for mud tracks. Yes, ma'am. They have access only on the synthetic track. Yes, So ma'am. how do we make them recover from shin splints? Madam, you're talking about shin splints in the lifters after the conditioning, sprinting, and all that, if I'm not wrong, right? No, I'm talking about athletes. I'm actually an athletic coach. Oh, okay, okay. I'm sorry. I thought you Yeah. were from weightlifting. Okay. All right. So, No. yeah, synthetic track related shin splints, how to deal with that? That's what is your question. Well, Yes. ma'am, yes. So the thing is, the synthetic track gives a lot of, it has a higher coefficient of friction. It has a lot of drag when a person runs on that. Okay. Correct. So that is the thing. Ki even with the athletic shoe, runner's shoe, minimalist shoe, whatever, all the different types of shoes, probably it does not give that much of a good amount of gripping as a grass track or a mud track, as you're mentioning. So that is why what can be done is, first of all, the shoe analysis has to be done. Biomechanical analysis of shoe, that's a different category altogether, to analyze the spikes of the shoe, the wear of the shoe, because often even in 1 month, there will be more wear on one side of the shoe or the heel or the, a toe box, whatever. That shoe should be appropriate one. Second thing, most of the athletes, what we see here as well, they might be having a good flexibility in their calf. Flexibility is lot good focus is there on flexibility in athletics, but unfortunately we do not address the situation of control of even the calf, that is gastrosoleus, as well as the anterior the front muscles of the foot, right? So loaded control of those muscles have to be addressed, madam. And then, as I talked to Sampa madam as well, the intrinsic foot control, because sometimes lot of cushioning and arching of the shoe makes the foot lose its internal ability to grip. So that's why they're altogether dependent on the shoe, and then that's how it happens. But yes, synthetic tracks are not proving that good. So if not in the competition, it will be preferable to run on normal tracks. But then if it's not available, it's definitely a problem. So Yes, you can work. Yes. Strengthening of the intrinsic muscles, no? Yes, Do we ma'am. strengthen it just with our body weight or with the weights? You can start with the body weight, madam. You can do it on a step or something where you can lower the body and do. Then with the TheraBand, Yes. okay, and then even in the Smith machine, okay, you Yeah. can do it on that as well. Increase the load maybe with the barbell, or increase the loading of the knee, angulation of the knee, like that, in a squat position, semi squat, then single leg, and then on an unstable surface, probably a Bosu or a wobble board, and like that. So like that we can definitely progress in different ways. So Okay. Ma'am, yes, your ma'am. session was very useful. Is it? Can we contact you anytime if we need help? Is it possible? Yes, ma'am. No, not an issue at all. Yes, I have given my Yeah. details If to you you in the chat box. Okay. Oh, okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, anyone else? I think no one has any question. So thank you, Dr. Amya, for answering. Sir, one questions. second. Yes. Mr. Pallab Kumar Das from NCOE Guwahati. Regarding lifting warm-ups, can you elaborate once more, please, with the presentation? So, what, he has put up this thing, sir. So, do you want me to rerun the warm-up, or Gopal sir, should I rerun the warm-up? Yeah, if you can. Yeah, sure. Pallab sir, shall I re-explain the warm-up?
Pallab sir is here. Ma'am, it will be better if you can share your PPT. I think it will be available on YouTube as the link, if I'm not wrong, right, Gopal sir? Yeah, after the session, we will upload the session on YouTube. Yes, yes. And It we will be can, there. Yeah, Okay. So with the explanation and the PPT, both will be there. I So think Pallab sir is not here, so we can close this session. And you have taken the, the questions of all the participants. yes, So now I would request you to, to end this session. We will meet tomorrow. Yes. Tomorrow we have a session on sports-specific injury and their prevention in athletics. It will Yes. be taken by Dr. Ronak Kothari. So we will meet tomorrow. So I would request all the participants to attend tomorrow's session as well. Thank you all. Thank you for attending. Excuse me, sir. Good morning, yes, sir. yes. Sir, actually, इसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाता है कि after reaching 100 participant, उसमें हम we can't enter into Zoom meeting में. तो उसके लिए सर थोड़ा उसका रेमेडी करिए प्लीज सर. Yeah, we will do that. We will do. But you will get this session on YouTube as well. Yes. Okay. Okay, sir. Yeah. All right. So thank you everyone for your listening and your questions and everything. Yeah. And thank you for this opportunity. Thank you, Gopal sir. Thank you, Top CIMS. And have a Thank great you, day. Dr. Ramya, and thank you all the participants for joining Yes. this. And any session. doubts regarding the same, you all can directly contact me. My number is there in the CIMS group. So I'll be happy to help regarding the same. So yeah. Thank you. Thank you everyone. Thank you, doctor. Great session. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot.